जी आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 23 और जो स्टैंडर्ड हमने कवर करना है आज ISA 600, इसका एक हिस्सा हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पहले वो पूछ लें, फिर आज के कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं। हाँ, एक जगह पे वो ये कह रहा है कि अगर आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने से कंपोनेंट्स पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एडेड एविडेंस ऑब्टेन ना कर सकें तो आपने नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर ISA 705 में तो आपने हमें ये सिखाया था कि अगर आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एडेड एविडेंस ऑब्टेन ना कर सके तो वो स्कोप लिमिटेशन होती है। और इवन यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में भी यही कह रहा है एक जगह पे कि अगर आप एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाते, आपके पास इंफॉर्मेशन किसी कंपोनेंट की नहीं है, तो वो स्कोप लिमिटेशन है। ठीक है, यहाँ पे याद रखें जो कहता है ना, ये कंसेप्ट है बेसिकली टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड ऑन कंपोनेंट्स वाली हेडिंग में। उस कंसेप्ट में वो ये नहीं कह रहा कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एडेड एविडेंस हमें नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। कहता है नहीं, इंफॉर्मेशन सारे कंपोनेंट्स की आपको मिल गई है, लेकिन इंफॉर्मेशन सारे कंपोनेंट्स की मिल गई फिर भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एडेड एविडेंस क्यों नहीं ऑब्टेन कर सके हम? वो इस वजह से कि हमारी अप्रोच जो ISA 600 बताता है ना, वो ये है कि सिग्निफिकेंट रिस्क पे तो ज्यादा काम करो, सॉरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे ज्यादा काम करो और नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। यही अप्रोच है। अगर फर्ज कीजिए, इसकी एग्जांपल जेन में रखिएगा फिर कंसेप्ट समझ आएगा। कोई ऐसा हमारा ग्रुप क्लाइंट है जिसमें सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, या 2-3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, बाकी सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, तो बताइए जो ISA 600 हमें ग्रुप की अप्रोच बताता है, उस अप्रोच को अप्लाई करने से एविडेंस तो मिल जाएगा, क्या वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होगा? क्या ऐसा पार्टनर पूछे आप 3 दिन के बाद कहते हैं सर पूरा ग्रुप ऑडिट हो गया, क्या सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर ही तो करने थे? तो स्टैंडर्ड ये कहता है, ये चूंकि हालांकि रेयर केस है, लेकिन इसमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एडेड एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सका। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट फुड़का देंगे आप। कहता है नहीं, इस सूरत में फिर अब आपको क्या करना है? अब आपको करना यह है कि जो अप्रोच आप सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स पे अप्लाई करते थे, अब वो अप्रोच आपको मजबूरन नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों भला? सिग्निफिकेंट है ही नहीं, यह इक्का दुक्का है सिर्फ, और हम सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर करके अपना ऑडिट क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसीलिए उसने कहा कि इस सिचुएशन में हम नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और उन पे वही ऑडिट और प्रोसीजर वाली अप्रोच अप्लाई करेंगे, ऑडिट वाली, रिव्यू, स्पेसिफिक प्रोसीजर वगैरह की। ठीक है जी, चलिए। इन केस ऑफ वर्क अदर देन ऑडिट ऑफ कंपोनेंट, हाँ, कंपोनेंट्स पे हम कितनी तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? टोटल 4 तरह के प्रोसीजर होते हैं जो ISA 600 कहता है कंपोनेंट्स पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। पहला, ऑडिट ऑफ कंपोनेंट यूजिंग कंपोनेंट मटेरियलिटी। दूसरा, रिव्यू ऑफ कंपोनेंट। ठीक है। तीसरा, ऑडिट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसे हम कहते हैं किसी एरिया का ऑडिट कर लेना। और चौथा, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, यानी पूरे एरिया को नहीं बल्कि उस एरिया के कुछ खास, जैसे इन्वेंट्री है, अगर तो मैं पूरे इन्वेंट्री को पूरे का पूरे को वेरीफाई करूं, उसकी हर दर्शन को, उसकी 6 के 6 दर्शन को वेरीफाई करूं, तो वो होगा ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज। लेकिन अगर मैं सिर्फ उसकी एक दर्शन, रिस्क सिर्फ वैल्यूएशन में है या रिस्क सिर्फ एग्जिस्टेंस में है, और मैं सिर्फ उसी असर्शन से रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म करूं जो एट रिस्क है, तो इसे मैं ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री तो नहीं कहूंगा, इसे क्या कहूंगा? स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हमने। ठीक है। ऑडिट और रिव्यू में तो आपको फर्क पता है ना? ऑडिट के स्टैंडर्ड कौन से हैं? अब मैं एक दूसरा कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं यहां पे जो ISA 600 का नहीं है। कंपोनेंट्स के हवाले से 4 तरह के प्रोसीजर उसने हमें बताए हुए हैं, ऐसे ही है, ऑडिट, रिव्यू, ऑडिट ऑफ काउंट बैलेंस, स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑन काउंट बैलेंस। ये बेसिकली अलहदा इन इटसेल्फ अलहदा से एंगेजमेंट्स भी है, हर चारों में से हर एक चीज। ऑडिट एक अलहदा से भी एंगेजमेंट हो सकती है, ISA के मुताबिक हम ऑडिट करते हैं।
रिव्यू एक अलग से भी एंगेजमेंट है, हमने पढ़ना है, ठीक है, वो वॉल्यूम 2 में हमारे। फिर इसके बाद ऑडिट ऑफ कंपोनेंट्स, सॉरी ऑडिट ऑफ अकाउंट बैलेंस या क्लास किसी एक एरिया का ऑडिट करना। ये बताइए इसका कौन सा स्टैंडर्ड है? 800 सीरीज में, शाबाश। कौन सा था? 805 था मेरा ख्याल है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करना, इस पे भी स्टैंडर्ड है, जिसे हम कहते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, एग्रीड। तो ये चारों जो स्टैंडर्ड ने अप्रोचेस बताई है ना, ये हम नॉर्मल हट के भी परफॉर्म करते हैं ये एंगेजमेंट्स। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं आपने जब कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना है तो कंपोनेंट्स पे भी इनमें से किसी एक प्रोसीजर को आपने अप्लाई, किसी एक ऑप्शन को अप्लाई करना है उस कंपोनेंट पे। क्लियर होगी ये बात? तो मुझे बताइए, अगर नॉन सिग्निफिकेंट, और कोई नहीं बोलेगा, नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होगा तो उस पर आप क्या करेंगे? ऑडिट, रिव्यू, ऑडिट ऑफ, हाँ शाबाश। कह रहे हैं नहीं ऑडिट और रिव्यू नहीं सर, हम एरिया का ऑडिट करेंगे क्लास या स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। गलत। नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे क्या करते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। खुदा का खौफ करें यार, वो अगर उससे कोई सिग्निफिकेंट रिस्क सामने आ जाए तो फिर आप इन प्रोसीजर की तरफ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, सीधा सीखता। और कोई क्वेश्चन? जी भाई और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। मटेरियलिटी की डिटरमिनेशन में लास्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फॉर कंपोनेंट्स व्हिच विल बी ऑडिटेड। हाँ जी, जी मेरे भाई, नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की तो मटेरियलिटी डिटरमिन नहीं करनी ना, ये तो हमें पता है। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट में कर सकते हैं उसकी मटेरियल। मुझे बताइए, 4 अप्रोचेज मैंने अभी बताई, इनमें से किस अप्रोच में मटेरियलिटी डिटरमिन की जाती है? 2 अप्रोचेज में की जाती है, 2 में नहीं की जाती। हाँ शाबाश, ऑडिट और रिव्यू में मटेरियलिटी डिटरमिन की जाती है, ठीक है। बाकी अप्रोच में तो यहाँ पे हम जब कंपोनेंट ऑडिटर से कहेंगे भाई ऑडिट करो या रिव्यू करो, ठीक है, ओवरऑल मटेरियलिटी तो हम उसे बता देंगे, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। कंपोनेंट की भी, कंपोनेंट की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड करनी है कंपोनेंट ऑडिटर ने। लेकिन इसमें कंपोनेंट ऑडिटर डंडी मार सकता है कि नहीं? क्योंकि हमारे जो प्रोसीजर होते हैं, आपको कहा जाता है कि रिस्क और मटेरियलिटी ड्राइविंग फोर्स है हमारे ऑडिट की, यानी इनको सामने रख के ऑडिट प्रोसीजर वगैरह डिसाइड किए जाते हैं। अगर किसी जगह पे मटेरियलिटी या रिस्क, इनमें से कोई एक चीज आपने गलत डिटरमिन कर ली ना, तो या तो आप अंडर ऑडिटिंग कर रहे होंगे या ओवर ऑडिटिंग कर रहे होंगे। इसलिए हमें रिस्क का ये ना हो कि कंपोनेंट ऑडिटर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी गलत डिसाइड कर ले और उसकी बेस पे प्रोसीजर भी एप्रोप्रिएट ना हो। तो याद रखें, उसे ओवरऑल कंपोनेंट की ओवरऑल मटेरियलिटी हम कैलकुलेट करेंगे ग्रुप ऑडिटर, लेकिन जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होगी ये कैलकुलेट या तो हम भी कर सकते हैं या कंपोनेंट ऑडिटर भी कर ले। हम चेक करेंगे उसने सही इसकी कैलकुलेशन की है कि नहीं। इसे कह रहा है कि आप उसकी एप्रोप्रिएटनेस चेक करें, क्योंकि कंपोनेंट ऑडिटर ने क्या काम करना है ये कंपोनेंट ऑडिटर का डिसीजन नहीं है, हमारा डिसीजन है, ठीक है। तो उसने क्या काम करना है, काम कहीं ऐसा ना हो कि कम काम कर ले और बाद में हमें फिर से उसे काम एडिशनल प्रोसीजर उसे परफॉर्म करवाना पड़े। इसलिए हम स्टार्ट में उसकी एप्रोप्रिएटनेस चेक कर लेते हैं, ठीक। और कोई क्वेश्चन? हाँ, ये एक अजीब बात उसने लिखी हुई है कि कंपोनेंट ऑडिटर सेम टीम में से। अच्छा मुझे ये बताइए, कंपोनेंट ऑडिटर हमने स्टार्ट में कल कहीं पे पढ़ा था, एक्सपर्ट से मिलती जुलती है इसकी कुछ रिक्वायरमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सपर्ट विद इन द सेम फर्म हो? नॉर्मली बाहर का बंदा होगा, क्या हो सकता है विद इन द सेम फर्म हो सकता है। आपकी फर्म में बाज़ को आता था ऑडिट के डिपार्टमेंट अलग है और आईटी का अलग है। बाज़ कोई ऐसा क्लाइंट अगर आपका हो जिसमें आईटी स्किल्स वगैरह की जरूरत पड़े तो टीम में उस दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे को आप इन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है? रेयर केस है, लेकिन बताइए पॉसिबल है कि नहीं कि एंगेजमेंट टीम के अंदर ही कोई बंदा ऐसा हो जिसके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल हो, एक्सपर्ट वाली। रेयर केस, लेकिन पॉसिबल है ना, हो सकता है। यही बात ये कर रहा है, कहता है कंपोनेंट ऑडिटर का मतलब लाजमी नहीं है
कि वो कोई बाहर का ही बंदा होगा, ज़्यादातर बाहर का ही बंदा होगा, ठीक है, लेकिन सम टाइम हो सकता है कि वो आपकी टीम के अंदर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका एक इंश्योरेंस क्लाइंट है लाहौर ऑफिस में, उसकी एक ब्रांच है कराची में, आपने उस ब्रांच के कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और आपकी एक ब्रांच, आपके फर्म की एक ब्रांच कराची में भी है। फर्म नॉर्मली क्या करती है, लाहौर वालों को कराची भेजती है कि कराची ब्रांच वाले को कहती है कि भाई 2-3 बंदे उधर भेज दो। ये कंपोनेंट ऑडिटर होंगे कि नहीं वो जो कराची वाले जा रहे हैं, वो कंपोनेंट ऑडिटर, चाहे फर्म सेम है, फर्म चाहे सेम है, लेकिन याद रखें वो टीम सारी डिफरेंट। तो ये कंपोनेंट ऑडिटर इस सूरत में भी ISA 600 की रिक्वायरमेंट सप्लाई हो जाएंगी। अगली बात सुने, हेड ऑफिस में टीम बैठी हुई है, पता चला मुल्तान ब्रांच जो है उसको वेरीफाई करना, टीम भेजनी है। हेड ऑफिस में से 2-3 बंदों को कहा, एंगेजमेंट टीम के लोग हैं, जाइए आप ब्रांच ऑफिस में जाके प्रोसीजर परफॉर्म किया। नॉर्मली इसी तरह होता है, वो सारी टीम पहले हेड ऑफिस में बैठती है 15-20 बंदे, उसके बाद हेड ऑफिस से एलोकेशन होती है, 5 बंदे उधर हेड ऑफिस रह जाते हैं, 15 बंदे जो है वो अलग-अलग ब्रांचेस में जाके वेरिफिकेशन करते हैं, फिर वापस आते हैं, रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद भी एंड तक बैठते हैं दूसरे पर, फिर उन्हें दूसरे एरियाज एलोकेट कर लिए जाते हैं। इस केस में हमारी ही एंगेजमेंट टीम के वो लोग जो डिफरेंट ब्रांचेस को वेरीफाई करने के लिए गए हैं, वो कंपोनेंट ऑडिटर की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो याद रखिए, जिस तरह एक्सपर्ट नॉर्मली बाहर का बंदा होता है, लेकिन विद इन द सेम फर्म भी हो सकता है और विद इन द सेम टीम भी हो सकता है, उसी तरह कंपोनेंट ऑडिटर भी नॉर्मली कोई बाहर का बंदा होगा, लेकिन वो विद इन द सेम फर्म भी हो सकता है और विद इन द एंगेजमेंट टीम भी हो सकता है। यही बात उसने कही, ये बात समझ आई? नहीं सेंस नहीं, टीम एक ही है, लेकिन उनकी एलोकेशन डिफरेंट होगी ना, नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी। क्या यहाँ पे वो जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसे ये देखना चाहिए, उसे एक तो ये देखना चाहिए ना ये बैंक ऑडिट कर सकते हैं कि ठीक है कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ब्रांच पे जाना है जो कि फर्ज कीजिए कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन कर रही है, ठीक है, कोई ट्रेजरी ब्रांच को कोई स्पेशल ऑपरेशंस कर रही है, एंगेजमेंट पार्टनर को ये देखना चाहिए कि मेरी ही टीम है, हालांकि मैं इसकी कंपिटेंस चेक कर चुका हूं पहले, लेकिन अब इसके स्पेसिफिक ब्रांच का ऑडिट करने के लिए भेजना है, इसके पास ये स्पेसिफिक ब्रांच के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज है कि नहीं है, इनका इतना एक्सपीरियंस है कि नहीं, देखना चाहिए कि नहीं, ठीक है। यही हमें ISA 600 कहता है। पूरी देखिए नॉर्मली ऐसे होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए कंपोनेंट ऑडिटर, एंगेजमेंट पार्टनर तो नहीं जाएगा ना, स्टैंडर्ड ने एक रास्ता। अच्छा ये कंसेप्ट छोटा सा है, इसके ऊपर ज्यादा गौर ना करें, छोटा सा कंसेप्ट, उसने कहा ये पॉसिबल है, हमने कहा ठीक है पॉसिबल है, आगे चलें। अहम कंसेप्ट इसके बाद आगे एक और जगह पे इससे मिलता जुलती बात कर रहा है, वो क्या कि नॉर्मली जो हमारा हेड ऑफिस का या जो क्लाइंट है, होल्डिंग कंपनी है, उसका जो ऑडिटर होता है ना, कंपोनेंट्स के भी ऑडिटर वही होता है। जैसे बैंक और ब्रांचेस की एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें तो आपको पता है वो एक ही दफा अपॉइंट होता है, वो पूरी ब्रांचेस का ऑडिटर होता है। नॉर्मली जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी होती है ना, उसका भी ऑडिटर सेम होता है। जैसे वो जब मैं जूनियर था ना, जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी मेरी, तो हमारा एक क्लाइंट था, मल्टीनेशनल कंपनी थी, नेस्ले था। वहाँ पे हमारे सीनियर बताया करते थे कि वर्ल्ड वाइड जो है वो नेस्ले को के जो ऑडिटर है ना वो KPMG है। लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अब तो सिचुएशन हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन पाकिस्तान में A.F. फर्गूसन एंड कंपनी थी, उसके ऑडिटर। अच्छा अब ये थोड़ी सी बात आपको अजीब नहीं लग रही कि वर्ल्ड वाइड तो जितने भी उसके कंपनीज हैं, सब्सिडरीज हैं, उन सब के ऑडिटर जो हैं वो KPMG है, लेकिन एक कंपोनेंट ऐसा है पाकिस्तान की जो सब्सिडरी है फॉर एग्जांपल, इसमें जो स्टैट्यूटरी जो ऑडिटर हैं वो एक दूसरी फर्म का है। ये नहीं कि पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, लेकिन स्टैंडर्ड हमें ये कहता है अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि कोई एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि आपकी नेटवर्क फर्म नहीं ऑडिट कर रही, तो आप उससे उसका रैशनल, उसकी रीजनिंग पूछेंगे, भाईजान क्यों ऐसा है, ठीक है। तो ये बात हमने कंसीडर करनी है कि हमारी नेटवर्क फर्म भी ऑडिट कर रही है कि नहीं कर रही, अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स है। अच्छा मुझे ये बताइए
एक क्वेश्चन मेरे केस स्टडी मेरे जहन में आ गई। हमारी नेटवर्क फर्म ही एक कंपोनेंट है अफगानिस्तान में, क्या फर्क पड़े, क्या हमारी अगर नेटवर्क फर्म ही ऑडिट कर रही है, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन हमारी नेटवर्क फर्म नहीं कोई और फर्म ऑडिट कर रही है, क्या इनमें कोई फर्क पड़ेगा प्रोसीजर्स में? पहले बताइए, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स में अप्लाई करने में कोई फर्क पड़ेगा? रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है प्रैक्टिकली हमें काम निस्बतन कम करना पड़ेगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट सेम है यानी यूं समझिए हेडिंग सारी वही आएंगी रिक्वायरमेंट्स की, दोनों केसेस में सेम है। हमने कंपोनेंट ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है, हमने उसके वर्क में इन्वॉल्व होना है, रिस्क असेसमेंट देखनी है सारी, लेकिन चूंकि हमारी नेटवर्क, तो नेटवर्क हम आपको पता है नॉर्मली वो कॉमन रिसोर्सेज या क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं, तो उस सूरत में हमने जब अंडरस्टैंड करना है कंपोनेंट ऑडिटर को तो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारे नेटवर्क से मिल जाएगी। लेकिन अगर वो कंपोनेंट ऑडिटर हमारी नेटवर्क फर्म नहीं है, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल एबीसी हैं, वो डीईएफ है, तो फिर हमें उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट सिमिलर अप्लाई होंगे। क्लियर होगी ये बात? और की क्वेश्चन जी? ठीक है, क्वेश्चन ये है इनका कि कंपोनेंट ऑडिटर को रिक्वायर्ड बाय लॉ था उसका ऑडिट करना, उसको कंपोनेंट की मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया या कंपोनेंट के शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया। स्टार्ट में जब हमें पता चला, हमने कहा यार ये अच्छा ऑडिटर लग रहा है, कॉम्पिटेंट लग रहा है, और हमने इवैल्यूएट किया जी हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लिया। बाद में जब हमने देखा तो हमें पता चला फॉर एग्जांपल उसने मटीरियलिटी सही कैलकुलेट नहीं की हुई थी, प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म होने चाहिए थे। इस सूरत में क्या करें? स्टैंडर्ड कहता है आप कंपोनेंट ऑडिटर से रिक्वेस्ट करें एडिशनल वर्क करें, और उसे करना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्ट में टर्म्स एग्री करते हुए ग्रुप मैनेजमेंट को कह दिया था कि हमने कंपोनेंट ऑडिटर को यूज करना है, आपने कोऑपरेट करना है, और उसको भी कह दें। अगर कंपोनेंट ऑडिटर वर्क परफॉर्म कर लिया एडिशनल, अच्छी बात, ना करे हमने खुद करना है। फर्ज कीजिए उसका थोड़ा बहुत नहीं सारा काम ही फारग है, हमें पता चला वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, अपने अफगानिस्तान के रूल्स के मुताबिक, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान के कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब चूंकि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो जो ग्रुप ऑडिटर के ऊपर रेगुलेशन अप्लाई होती है, कंपोनेंट के लिए भी कंप्लाई करना जरूरी है। अब हम क्या करें? हमें पता चला वो कॉम्पिटेंट नहीं है, हमें पता चला वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो क्या करें? उसका सारा काम साइड पे, उसके काम पे रिलाई। अब या तो हम नया कंपोनेंट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, एंगेज करेंगे, या खुद प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, वो डिपेंड करता है सिग्निफिकेंस ऑफ कंपोनेंट पे और हमारे ऑप्शंस पे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर एक्सेप्टेंस के टाइम पे स्कोप लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस हो तो आप क्या सेट कर सकते हैं एंगेजमेंट को 705 के साथ आप रिलेट कर? एक्सेप्टेंस के वक्त हो नहीं, वहां पे कंसेप्ट क्या कह रहा है 600 में? हाँ ठीक है ठीक है, क्वेश्चन उनका यह है सर, वो 600 ये कहता है कि अगर स्कोप लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट है और उसका इफेक्ट परवेसिव है तो आपने कहा विड्रॉ करें। यहां पे बाय मैनेजमेंट पे जोर क्यों दिया आपने? अगर सिर्फ इतना ही हो कि स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट परवेसिव है तो विड्रॉ कर लो, ये नहीं लिखा हुआ। लिखा क्या हुआ है? स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, और बाय मैनेजमेंट है तो विड्रॉ करो, बाय सर्कमस्टेंसेस है तो विड्रॉ नहीं करना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। यही बात आईएसए 705 भी कहता है, 705 भी कहता है कि अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है ना, उसका इफेक्ट परवेसिव है तो विड्रॉ करो, विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दो। अगर सिंपल स्कोप लिमिटेशन है ना, यानी बाय सर्कमस्टेंसेस वो परवेसिव है तो विड्रॉ नहीं करते, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। मुझे ये बताइए, मैनेजमेंट ने आपने प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू किए, दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहली ऑप्शन, मैनेजमेंट ने आपको कोई प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं करने दिया, ना स्टॉक आउट करने दिया, ना कंफर्मेशन लेटर सेंड करने दिया, कोई प्रोसीजर और भी परफॉर्म नहीं करने दिया। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन, मैनेजमेंट ने आपको रोका नहीं, लेकिन मैनेजमेंट ने वो जिस गोदाम में बोरियों में अपने वाउचर बंद करके रखे हुए थे वहां पे आग लग गई और सारे का सारा एविडेंस आया, सारे का सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया। दोनों में आपका कोर्स ऑफ एक्शन एक होगा या डिफरेंट होगा? किस में आपने विड्रॉ करना वाला?
पहले वाले केस, दूसरे वाले केस में तो नहीं पता, मैनेजमेंट का कसूर थोड़ा ही है। और दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। हाँ, अगर एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस है, अच्छा ये स्कोप लिमिटेशन आफ्टर एक्सेप्टेंस ये डिस्कस होती है 705 में, और 600 में वो 600 के कंटेक्स्ट में इसको डिस्कस कर रहा है। स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस किस स्टैंडर्ड में डिस्कस होती है, ये बता। स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस, हाँ 210 में, 210 में जहां तक मुझे याद है 210 में डिस्कस होती है। तो वहां पे भी सिमिलर अप्रोच है। अगर बाय सर्कमस्टेंसेस स्कोप लिमिटेशन तो हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी मॉडिफिकेशन ओपिनियन होगी ना उसे एंगेजमेंट लेटर में हम बता देते हैं। लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, तो याद रखें फिर हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ जी, अच्छा सुनिए, मजे की बात सुनो। स्कोप लिमिटेशन हमने एक चीज ये पढ़ी हुई है कि अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए ना तो वो स्कोप लिमिटेशन नहीं रहती है, ध्यान में रखिएगा। इनका क्वेश्चन ये है सर, अगर हमें स्टार्ट में पता चल गया कि किसी मुल्क में, किसी दूसरे मुल्क में, जर्मनी में फॉर एग्जांपल एक सब्सिडरी है, उसका जो कंपोनेंट ऑर्डर है वहाँ पे जर्मनी में उन्होंने रेगुलेशन ये लगाई है कि जर्मनी की कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो जर्मनी से बाहर नहीं जाएगी, तो हम और किसी को दिखाई भी नहीं जाएगी। हम कंपोनेंट ऑर्डर के सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, लेकिन हम उसके वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वो हमारे साथ अपने वर्किंग पेपर शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, हमें दिखा भी नहीं सकता। तो हमें पता चल गया स्कोप लिमिटेशन। यहां पे क्या करना है, पहली चीज ये कि ये हम एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस डिटरमिन कर लेंगे कि अगर ये स्कोप लिमिटेशन है, इसका इफेक्ट ग्रुप पे क्या है, मटेरियल है, तो क्लाइंट से कह देंगे भाईजान इस पे क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा इस वजह से, चाहे बाय सर्कमस्टेंसेस है लेकिन स्कोप लिमिटेशन तो है ना, तो ये क्या होगा, बाय ये क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, स्कोप लिमिटेशन कंसीडर कीजिए। लेकिन स्टैंडर्ड इसका इलाज हमें बताता है। इलाज हमें क्या, जरा गौर से सुनिएगा। वो कहता है फर्ज कीजिए क्लाइंट ने उधर कोई परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है सब्सिडरी ने, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट लेटर है, और उधर का लोकल लॉ ये कहता है कि आपने ये अपॉइंटमेंट लेटर, परचेज एग्रीमेंट वगैरह इनकी कॉपी स्कैन करके किसी और कंट्री में नहीं भेजनी। ये स्कोप लिमिटेशन है। इसका इलाज पता क्या है, हम कंपोनेंट राइटर से कहें आप ये चीजें ना भेजिए हमें, आप इनके मिनट्स बना के ना, एक्सट्रैक्ट्स बना के वो हमें दे दें, वो हमारे लिए एविडेंस बन जाएगा। वो यस, स्टैंडर्ड इसको कहता है, वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होगा। हमारे क्लाइंट है लिस्टेड कंपनी, उसके कोई बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे सप्लायर्स के साथ। तो हम क्या करते थे, हम हर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के ना उसकी समरी बना के अपने वर्किंग पेपर में लगाया करते थे। वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं लगाते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा 200 सफ़ा बन जाते थे सर। तो क्या वो एक सफ़ा जो हमने खुद बनाया है वो एक्सेप्टेबल होता है स्टैंडर्ड की नज़रों में? यस, एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो उस सूरत में हमें एविडेंस मिल जाता है, तो ये जहन में रखिएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि एक एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सका सिग्निफिकेंट कंपोनेंट पे, तो उसका इलाज क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अगर लोकल लॉज प्रिवेंट करें कि आप डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते, तो स्टैंडर्ड ने हमें क्या इलाज बताया। क्या कोई और तरीका भी है, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल ना हो कंपोनेंट से, लेकिन ग्रुप मैनेजमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कंपोनेंट से हम कुछ नहीं ले सकते, कंपोनेंट ने कहा खबरदार मेरे पास ना आना, लेकिन ग्रुप मैनेजमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन है, क्या ये अब स्कोप लिमिटेशन होगी कि नहीं? शाबाश, अगर नॉन सिग्निफिकेंट है फिर नहीं होगी, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो फिर होगी। ये कल बताया था ना कंसेप्ट। और नॉन सिग्निफिकेंट के केस में भी 3 ऑप्शन बताई थी, 3 चीजें होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन। ये सामने तीनों बिल्कुल इकट्ठे, तीनों होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीनों इंटर रिलेटेड है ना। ऑडिट रिपोर्ट से पता चला इंफॉर्मेशन करेक्ट है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन आई तो ग्रुप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे भाई? और की क्वेश्चन?
अच्छा ये वाला पॉइंट दोबारा पूछ लिया कोई बात नहीं। वो कह रहा है अच्छा कंसेप्ट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सारे के सारे कंपोनेंट नॉन सिग्निफिकेंट हो या इक्का दुक्का सिग्निफिकेंट है बाकी सारे नॉन सिग्निफिकेंट है तो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर करने से हमारा काम खत्म नहीं होगा, हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं फिर हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं नॉन सिग्निफिकेंट का, लेकिन उन पे एनालिटिकल प्रोसीजर की बजाय दूसरे वो 4 ऑडिट रिव्यू वगैरह परफॉर्म करते हैं। ठीक, फिर हमें एक नसीहत करता है, कहता है जब आप ये नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट सेलेक्ट करें ना हर साल आपने एक ही कंपोनेंट नहीं सिलेक्ट करने, बल्कि एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी को सामने रखते हुए आपने सिलेक्शन चेंज करनी है। सिलेक्शन चेंज किस क्राइटेरिया को सामने रख के करनी है वो उसने 4-5 फैक्टर्स बताए हैं कि देखो कंपैरेटिवली कौन सा कंपोनेंट कंपैरेटिवली ज्यादा सिग्निफिकेंट है, किस में ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। उन्हीं में एक जगह पे ये कहता है कि देखो इंटरनल ऑडिटर ने किस किस कंपोनेंट पे जाके काम किया। क्लाइंट की 100 ब्रांचेस हैं, आपने उनमें से 10 को सेलेक्ट करना है, पार्टनर ने आपसे कहा कर लो सिलेक्शन, जैसे अब आप सिलेक्शन कर रहे हैं, आपको पता चला इस 100 में से 25 को इंटरनल ऑडिट वालों ने चेकिंग की हुई है, स्टेट बैंक वाले आए थे उन्होंने इन 25 की चेकिंग की है, या हेड ऑफिस के आए थे इंटरनल ऑडिटर वाले उन्होंने इन 25 कंपोनेंट्स की चेकिंग की हुई है। अब आपने जो सिलेक्शन करनी है उनमें इन 25 को शामिल करेंगे या कोशिश करेंगे कि बाकी 75 में से सिलेक्शन हो? बाकी 75 में से। यही बात कर रहा है वो कि कंपोनेंट सेलेक्ट करते हुए आपने ये भी ज़हन में रखना है कि किन कंपोनेंट्स की इंटरनल ऑडिटर चेकिंग कर चुका है। जिनकी चेकिंग कर रहा है हमारी कोशिश ये होगी, लाजमी नहीं है हम पे, लेकिन कोशिश ये होगी कि यार अगर हमारी वैल्यूएशन है कि इंटरनल ऑडिट वाले अच्छा काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, तो चलो इन्होंने जो मसले मसाइल होंगे निकालिए होंगे, हम बाकी के जो रह गए हैं उनमें से सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो कहता है इस चीज़ को आपने कंसीडर करना है सिलेक्शन करते हुए। ठीक है जी, नहीं, आप अपोजिट देखें। स्टैंडर्ड ना असल में ये कहता है कि आपने इसको कंसीडर करना है, ये नहीं कहता कि इन कंपोनेंट पे हमें जाके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कंसीडर करने से जो मुझे समझ आई है ना वो ये कि अगर इन जगहों पे इन कंपोनेंट्स में इंटरनल ऑडिटर जा चुका है हमें जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जजमेंट डिफरेंट है। वो भाईजान ये कह रहे हैं सर मुझे ये समझ आई है कि जिन पे इंटरनल ऑडिटर जा चुका है ना वो उसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ वाले होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, तो हमें भी उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है ना तो फिर हम उसको फोकस करते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और इंटरनल ऑडिटर के बारे में हमारा व्यू ये है कि वो कॉम्पिटेंट है तो फिर ओके, फिर उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? वो मुझे याद है कि प्रैक्टिकली कभी हम किसी ब्रांच वाले के पास जाते थे ना तो वो कहते थे सर जी हमारी ना आधे से ज़्यादा वक्त हमारा ऑडिट करवाते करवाते निकल जाता है। कभी स्टेट बैंक की टीम आ जाती है, कभी इंटरनल ऑडिट वाले की टीम आ जाती है, कभी एक्सटर्नल ऑडिट वाली टीम आ जाती है। तो अगर एक आधी टीम उधर चली गई है तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको दोबारा डिस्टर्ब ना करें, लेकिन अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो फिर ज़रूर फिर आप उधर जाएं, फिर आपके वाला पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होगा। इंटरनल ऑडिट फंक्शन तो उस कंपोनेंट का होगा अलहदा, अगर वो एक अब ये डिपेंड करता है ना कंपोनेंट कौन सा है। कंपोनेंट में हमने बताया वो अलहदा से एक लीगल एंटिटी भी हो सकती है और वो की ब्रांच वगैरह भी हो सकती है। अगर तो ब्रांच वगैरह तो फिर हेड ऑफिस ने ही इंटरनल ऑडिट फंक्शन डेवलप किया होगा, लेकिन अगर वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उसका प्रोबेबली अलहदा से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें, मतलब अभी भी आज का लेक्चर ही था, आधा घंटा जो हमने डिस्कस किया है। फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चलें। कल के लेक्चर में क्या सीखा हमने? IS 600 के 2 बड़े हिस्से कौन से हैं? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे ऑडिट करना है, और दूसरा अगर कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करते हैं। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करना है वो हमने कल डिस्कस कर लिया। कंपोनेंट्स को किस तरीके से क्लासीफाई करना है, किस तरह के कंपोनेंट्स पे कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, रिजल्ट वैल्यूएशन कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन पढ़ ली थी ना आपने, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव। बट ठीक, अब अगर हम डिसाइड करते हैं हमने कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। यहां पे ध्यान में रखिएगा कंपोनेंट ऑडिटर 2 तरह से हो सकता है, एक वो जो ऑलरेडी पॉइंट हो चुका हो लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से, और दूसरा वो जो हमने एंगेज किया हो।
बेसिक रिक्वायरमेंट्स दोनों में सिमिलर हैं, दोनों में सिमिलर है, और वो कंसेप्चुअली वही है जो ISA 610 की थी, कंसेप्चुअली वही है जो ISA 620 की थी। ISA 610 क्या कहता है? अगर हमने इंटरनल ऑडिटर को का वर्क यूज करना, क्या करना चाहिए? हमें उसको वैल्यूएट करना चाहिए, उसके वर्क को वैल्यूएट करना चाहिए। ISA 620 क्या कहता है? एक्सपर्ट को जब आपने यूज करना है, क्या कर रहे हैं? उसको वैल्यूएट करें, उसके कंपिटेंस कैपेबिलिटी पर, और उसके वर्क की एडिक्वेसी को चेक करें। एग्जैक्टली यही दो रिक्वायरमेंट है यहां पे बेसिकली। अगर ओवरव्यू में आपको दूं, क्या आपने कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना है ना, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल करें, लेकिन दो चीजें, पहले इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है और फिर उसके वर्क को वैल्यूएट करना सही है कि नहीं। यहां पे अल्फाज डिफरेंट है, कंसेप्ट यही है। यहां पे ये नहीं कह रहा इवैल्यूएट कंपोनेंट ऑडिटर, ये नहीं कह रहा, बल्कि क्या कह रहा है? अंडरस्टैंड कंपोनेंट ऑडिटर। यहां पे जो लफ्ज अंडरस्टैंड है ना, अंडरस्टैंड, उसका मतलब यही है कि वैल्यूएट करो कंपोनेंट ऑडिटर को। अंडरस्टैंड का मतलब क्या है? वैल्यूएट करो कंपोनेंट ऑडिटर को, ठीक। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर कौन है ये हमें पता है, हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? कि किस तरह का बंदा। चार चीजें इसमें हमने अंडरस्टैंड करनी है। पहली चीज, अच्छा मुझे ये बताइए, इंटरनल ऑडिटर में क्या क्या चीजें देखनी थी? इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना था कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। एक्सपर्ट के केस में क्या था? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तीन चीजें थी। कंपोनेंट ऑडिटर के केस में क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स, देखो कंप्लाई करता है कि नहीं करता। कॉम्पिटेंस, इन्वॉल्वमेंट इन वर्क, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। मतलब क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स, खास तौर पे इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट। क्या इसको पता है कोड ऑफ एथिक्स? ऑस्ट्रेलिया में कंपोनेंट है, हमने उसे कहा हाँ भाई एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी करते हो? उसने कहा बिल्कुल, हमारा ऑस्ट्रेलिया का कोड ऑफ एथिक्स है, उसके मुताबिक मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कंपिटेंट हूं। सारी वो कोड ऑफ एथिक्स की जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल मैं पूरे करता हूं। हम कहेंगे ये तो हमने पूछा ही नहीं। हमने क्या पूछा? ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, पाकिस्तान वाला कोड ऑफ एथिक्स, उसके मुताबिक बताओ वो तुम अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं, उसको कंप्लाई करते हो कि नहीं करते। ये ज़हन में रखिएगा। कंपोनेंट ऑडिटर ने वो रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं जो ग्रुप ऑडिटर पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। कंपिटेंट है कि नहीं? कंपिटेंट से क्या मुराद है? कंपिटेंस से नॉर्मली क्या मुराद लेते हैं हम? उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस। और अगर हमारा क्लाइंट कोई स्पेशलिस्ट स्पेसिफिक क्लाइंट है ना, कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ बिजनेस का, तो उसका स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशलिस्ट इंडस्ट्री से रिलेट करता है, ठीक है। कुछ बिजनेस होते हैं सिंपल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, यह कम्प्लेक्स होते हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह। कंपिटेंस चेक कर लिया दोनों चीजें। अच्छा, जजमेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दोनों चीजें होनी चाहिए, ज्यादा अहम कौन सी है? ज्यादा अहम एथिकल रिक्वायरमेंट। वरना प्रैक्टिकली बहुत से आपके क्लाइंट ऐसे हैं जहां का इंटरनल ऑडिटर ज्यादा कंपिटेंट होता है एक्सटर्नल ऑडिटर से, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट ज्यादा अहम है, ठीक है। ये मैंने एक सवाल क्यों पूछा, आगे चल के मैं बताऊंगा यहाँ पे कि मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा था। आगे चलते, इन्वॉल्वमेंट इन वर्क, इसमें क्या देख कह रहा है कि ग्रुप ऑडिटर वैल्यूएट करे कि मैं कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज तो कर लेता हूं, क्या मैं बाद में इसके वर्क में इन्वॉल्व हो सकूं? वर्क इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि जो ये काम कर रहा होगा साथ साथ सुपरवाइज करूं, और अगर जरूरत पड़े तो खुद करूं, या उसको इंस्ट्रक्शन देता रहूं कि ये काम करो, और जो इसने काम किया हुआ है उसको रिव्यू कर सकूं। अगर जरूरत पड़े काम करने के लिए, वो नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता, तो मैं इसके साथ मीटिंग करने की जरूरत पड़े ना, तो मैं इसके साथ मीटिंग भी कर सकूं। ऑस्ट्रेलिया जाके ना सही, जूम पे ही सही,
लेकिन मैं मीटिंग भी कर सकूं इसके साथ। ये सारी चीज इन्वॉल्वमेंट का मतलब है, यूं समझ लीजिए कि हम इस काबिल हों कि उसके शाना बेशाना काम कर सकें। चाहे काम करें ना करें या ना करना वो अलग बात है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम करना चाहें तो उसके वर्क में इन्वॉल्व हो सके, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो डाटा प्राइवेसी की वजह से या किसी और वजह से, ये चेक करना। फिर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है उसका। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का मतलब, अच्छा बताइए पाकिस्तान में ऑडिट प्रोफेशन आपके ख्याल में रेगुलेटेड है कि नहीं? कौन रेगुलेट करता है आपके ख्याल में? क्या रेगुलेशन अच्छी होती है? इंडिपेंडेंट जजमेंटल ओपिनियन दीजिए। इसी तरह आपने देखना, हर कंट्री में याद रखिए जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होता है वो इक्वली स्ट्रांग नहीं होता। कुछ ममालिक में कवानीन सख्त होते हैं, कुछ में नरम होता है, कुछ में कानून बने तो होते हैं, एप्लीकेशन नहीं होती। तो हमने ये देखना है कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कितना एक्टिव है, वो इंटरनल ऑडिटर को ओवरसी कर रहा है कि नहीं कर रहा। पाकिस्तान में ऑडिटर्स को आईकैप भी देख रहा है, SEC भी देख रहा है। तो ये रेगुलेटरी चारों चीजें देखनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें वो कहता है सबसे अहम चीज एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, एप्लीकेशन में आगे बता रहा है कि आपने कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज नहीं करना। क्या अगर उसके एथिक्स पे कंसर्न है ना आपको, तो आपने उसको एंगेज नहीं करना, उसे कहना जाओ भाई किसी और को देखते हैं। अगर आपने उसको वैल्यूएट किया और आपको सीरियस कंसर्न नजर आए कंपिटेंस या इन्वॉल्वमेंट इन वर्क में, सीरियस कंसर्न। अच्छा, यहां पे 3 वर्ड यूज करता है, कंसर्न, सीरियस कंसर्न, लेस देन सीरियस कंसर्न। कंसर्न का मतलब किसी किस्म का भी, छोटा कंसर्न हो, छोटा इशू हो, बड़ा इशू हो, दोनों। इंडिपेंडेंस के ऊपर अगर कंसर्न है, आउट। कंपिटेंस या इन्वॉल्वमेंट इन वर्क, इसके ऊपर कंसर्न है, अगर सीरियस कंसर्न है, आउट। अगर लेस देन सीरियस कंसर्न है, छोटा मोटा, हमने उसे कहा यार IFRS 9 पढ़ा हुआ है, उनका नहीं 8 तक पढ़ा हुआ था, 9 आने से पहले मैं पास हो गया था, वो नहीं पढ़ा। कंसर्न है सही, लेकिन थोड़े बहुत। अगर लेस देन सीरियस कंसर्न है तो उसे एंगेज कर सकते हैं। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा भला, आपको अपनी सुपरविजन बढ़ानी पड़ेगी, उसके साथ इंगेज होना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना। ठीक, सीरियस कंसर्न है डोंट यूज, लेस देन सीरियस कंसर्न है इंगेज प्लस एडिशन। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में कोई मसला नहीं है। अगर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बिल्कुल भी जीरो है ना, अगर है स्ट्रांग है तो अच्छी बात है। आपको पता होगा यार इसके ऊपर 2-3 लोग नजर रखते हैं ना इसके काम पे, तो अच्छा काम करने का आदी होगा ये। लेकिन अगर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट वीक भी है, कोई इशू नहीं है, आप अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दीजिए, ये कंपनसेट हो जाएगा। यानी ये चीज, इसकी कोई कंपनसेशन नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। ये एब्सेंट है, इसका अल्टरनेट है। ये दोनों एब्सेंट है तो डिपेंड करता है। अगर सीरियसली एब्सेंट है तो फिर फारग, अगर लेस देन सीरियस इशू है तो फिर इंगेज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी पड़ेगी, वर्क को बढ़ाना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। तो हमने कंपोनेंट ऑडिटर को जब इंगेज करना है, सबसे अहम आज का कंसेप्ट है, कंपोनेंट ऑडिटर को इंगेज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है? अंडरस्टैंड। जिसे ISA 610 और 620 ने नाम दिया था इवैल्यूएट करने का, 600 का नाम दे रहा है अंडरस्टैंड करने का। 4 चीजें अंडरस्टैंड करनी है। क्लियर? आगे चलें। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। भाई अंडरस्टैंडिंग कहां से मिलेगी? याद है हमने ये एक्सपर्ट वाले में भी पढ़ा था कंसेप्ट कि एक्सपर्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको कहां से मिलेगी? भूल गए हैं? कहां से? इंडस्ट्री से, जिसमें वो काम करता है, उससे डिस्कस करके। हो सकता है पास्ट में हमने उसे कोई काम करवाया हो तो अपनी फर्म के क्वालिटी कंट्रोल डाटाबेस से जिस बॉडीज के साथ उसकी एसोसिएशन है उनसे इंक्वायर करके, उनसे कंफर्मेशन हासिल करके, पब्लिश पेपर्स वगैरह। शाबाश, तकरीबन वही बात यहां पे कह रहा है। ये जनरल कंसेप्ट है कि डिस्कस कर लो कंपोनेंट ऑडिटर से या थर्ड पार्टी से। हाँ भाई, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए, आपका लोकल रेगुलेट, कौन कौन रेगुलेट करती है बॉडी आपको।
थर्ड पार्टी से कर लें, कंफर्मेशन ले लें कंपोनेंट ऑडिटर से, बाय रिटन फॉर्म में कंफर्म करें आप इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, और अगर कोई मसले मसाइल आए बाद में तो भी आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे अगर एथिक इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई इशू आता है। रिजल्ट ऑफ QCR ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में QCR होते हैं ना, उस लिहाज से जो रेटिंग जो है वो चेंज हो जाती है फर्म की, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कौन सा ऑडिटर जो है वो कितने पानी में है। उसी तरह अगर उस कंपोनेंट ऑडिटर की नॉर्मल प्रैक्टिस है दुनिया में, उसकी रेटिंग QCR रेटिंग देख लेंगे क्या। सब्सिक्वेंट ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर में ये काम करेंगे ना, बताइए क्या सब्सिक्वेंट ईयर में भी यही काम करेंगे कि कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सब्सिक्वेंट ईयर में हम अपनी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे और कंपोनेंट ऑडिटर से कहेंगे सर अगर उस अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज है तो बता दे। सिंपल, क्लियर हो गया। अंडरस्टैंड करना है कंपोनेंट ऑडिटर को, कैसे करना है ये भी सीख लिया। अब क्या करना है, कंपोनेंट को अंडरस्टैंड कर लिया कंपोनेंट ऑडिटर को, अब क्या करना है उसके साथ। अच्छा मुझे बताइए, उसने काम करना है कि हमने उसके साथ मिलके काम करना है? मिलके काम कर। हाँ, एक कंपोनेंट ऐसा है जिसमें मिलके काम करना जरूरी नहीं है, सिर्फ हम ही काम करते हैं। वो कौन सा? नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। शाबाश। तो ये बेसिकली हम कंपोनेंट ऑडिटर एंगेज करते हैं सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स के लिए, नॉन सिग्निफिकेंट के लिए नहीं करते। स्टैंडर्ड एक दो जगह पे बात इस तरह की करता है कि जिससे हमें ये लगता है कि नॉन सिग्निफिकेंट के केस में भी कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज किया जा सकता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली नहीं करते, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो इन्वॉल्व लाजमी होना है, कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज किया है ना तो इन्वॉल्व लाजमी। वो इन्वॉल्वमेंट किस तरह की होगी उसके ऊपर अब डिस्कशन होने जा रही है। पहली चीज, अच्छा मुझे बताइए ऑडिटर जो टोटल प्रोसीजर परफॉर्म करता है कौन से होते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव, यही तीन होते हैं ना। रिस्क ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव को इकट्ठा क्या नाम देते थे हम? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टर्म याद है ना, इससे हमारा होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्लस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब सुनिए, वो कहता है अगर आप सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है और उसका ऑडिट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है उसका ऑडिट कर रहे हैं, तो आपने उसकी रिस्क असेसमेंट में लाजमी इन्वॉल्व होना है। यानी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की रिस्क असेसमेंट हमने करनी है, या तो खुद करें या खुद प्लस कंपोनेंट ऑडिटर के साथ करें। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की रिस्क असेसमेंट कंपोनेंट ऑडिटर में नहीं छोड़नी, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की रिस्क असेसमेंट हमने खुद करनी, उसमें लाजमी इन्वॉल्व होना। इन्वॉल्व होने का जहां कहीं लफ्ज आएगा इन्वॉल्व होने का मतलब यह है या तो खुद करें या खुद प्लस कंपोनेंट ऑडिटर दोनों करें, सिर्फ कंपोनेंट ऑडिटर में नहीं छोड़ना। कहता है रिस्क असेसमेंट करो, अच्छा किस लिए? देखने के लिए कहीं कोई सिग्निफिकेंट रिस्क तो नहीं है, इसके लिए। ठीक है, इस पर्पस के लिए यानी रिस्क असेसमेंट के लिए आप कंपोनेंट ऑडिटर से क्या, अच्छा बताइए क्या कंपोनेंट ऑडिटर खुद अकेला से रिस्क असेसमेंट कर सकता है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की? कर बताइए मुझे कुछ इश्यूज बताइए कि अगर वो खुद से करेगा तो डेफिशिएंट होगी रिस्क असेसमेंट उसकी। एग्जांपल दीजिए कोई अपने, एक एग्जांपल दे दे सर। ग्रुप के हिसाब से नहीं कर रहा होगा, शाबाश। हो सकता है हमें कुछ ऐसे मसलों का पता जो उसका पता, जैसे हमें पूरे ग्रुप का पता होगा कौन कौन सी सब्सिडरी है कौन सी एसोसिएटेड है, एक हिस्से पे जो ऑडिटर है उसको तो नहीं पता होगा, तो रिलेटेड पार्टी का किसको पता है ज्यादा? ग्रुप ऑडिटर का। और बाज़ औक़ात कुछ नेचर ऑफ ऑपरेशन बिजनेस एक्टिविटीज में भी इस तरह होता है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए आप एक बैंक ऑडिट करने के लिए गए और आपको बैंक ब्रॉड लेवल पे जब आपने उनका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का सिस्टम देखा ना, तो आपको पता चला इसमें मसला है क्या कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं मंथली बेसिस पे, यानी 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो ना तो बैंक का जो आईटी सिस्टम है वो कैलकुलेशन करता है टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। और आपने कहा ये एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। बताइए इसमें क्या मसला है? नहीं, आउटस्टैंडिंग पे कैलकुलेशन हो रही है।
नंबर ऑफ डेज पे होनी चाहिए। अच्छा, आम क्लाइंट पे फर्क नहीं पड़ता, उसमें कैलकुलेशन ठीक आती है, लेकिन जब आप बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं ना, वो एक एक दिन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसमें जो सिस्टम होता है वो 3/12 नहीं करता, वो आपको डेज के लिहाज से 3 महीने कौन से हैं, उनके कितने डेज है, डिवाइडेड बाय 365 करता है। ये एक हम बैंक ऑडिट करने गए थे, वहाँ मसला आया था, वो बाकी सारे सीनियर जो थे ना वो ये समझ रहे थे कि कोई छोटा मोटा ही मसला, कोई मसला नहीं। हमारा जो सीनियर था, जिस टीम के साथ मैं था, वो उसके अंदर घुस गया, कह रहा नहीं बैंक का सिस्टम इतना थका हुआ नहीं हो सकता कि उसमें थोड़ा बहुत फर्क भी है। हालांकि फर्क ही मटेरियल था, लेकिन वो कहने लगा नहीं बैंक जो है बड़े रेगुलेटेड होते हैं, क्या मसला है। तो बाद में पता चला बाकी सारी टीम मंथ की बेस पे कैलकुलेशन, वो इंटरेस्ट की ग्लोबल बनानी होती थी, ठीक है ना, वो मंथ की बेस पे करते थे, वो डेज की बेस पे उसने की। अब वो आगे उसके जितने भी आगे रिव्यू हुए उसमें डिफरेंस 0 आता था। पार्टनर जाहिर है इस तरह की चीज देख के बड़ा खुश होता है। अब मुझे बताइए, वो कंपोनेंट ऑडिटर को इस चीज का पता चलेगा? इस चीज का पता तो ग्रुप लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनको पता। इसीलिए वो कह रहे हैं कि रिस्क असेसमेंट के लिए ग्रुप ऑडिटर के लिए जरूरी है कि वो कंपोनेंट ऑडिटर के साथ डिस्कशन करे किसी बिजनेस एक्टिविटीज की, कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, काम क्या करते हैं ये, ससेप्टेबिलिटी टू मिस स्टेटमेंट, कौन कौन से एरिया में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, क्योंकि वो बेचारा अभी काम शुरू करने लगा है। आपको तो 1.5-2 महीने हो गए होंगे हेड ऑफिस में बैठे बैठे, तो आपकी जो भी इनिशियल असेसमेंट है, बिजनेस एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन की, उसके साथ शेयर करें। जो अंडरस्टैंडिंग आप ऑलरेडी ले चुके हैं ना, ये बेसिकली आप उसके साथ वो शेयर कर रहे हैं, ताकि वो वहां से शुरू करें जहां तक आप पहुंच चुके हैं, 0 से ना शुरू करें, और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू कर लें ताकि पता चल जाए उसने कौन कौन से रिस्क आइडेंटिफाई किए। तो ये स्टेप करने के बाद हमें पता चल गया कि रिस्क इस कंपोनेंट पे, जिसमें हमने कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज किया, कौन कौन से रिस्क है, और हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर ली कि रिस्क ठीक आइडेंटिफाई किया। अब हमने क्या करना भला, स्टेप नंबर 2 में देखना है इसमें से कोई सिग्निफिकेंट रिस्क तो नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है, अगर तो सिंपल रिस्क है ना, अगर तो सिंपल रिस्क है, एक होता है सादा रिस्क जिसे कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक होता है सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक। हाँ, तो जब अगर सिग्निफिकेंट बड़े वाला रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है, तो आपने मजीद सिर्फ रिस्क असेसमेंट तक नहीं रहना, अब आपने फर्दर प्रोसीजर वाली स्टेज में भी इन्वॉल्व हो जाना है। अब आपने वैल्यूएट करना है कि क्या जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है वो एप्रोप्रिएट है, यानी इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर किसने डिसाइड करने होते हैं, कंपोनेंट ऑडिटर करेगा, लेकिन जो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा ना, इसके प्रोसीजर ग्रुप ऑडिटर डिसाइड करेगा, या अगर कंपोनेंट ऑडिटर ने डिसाइड किए भी हुए हैं, ग्रुप ऑडिटर देखेगा उनमें कमी बेशी है कि नहीं, गुंजाइश, एप्रोप्रिएटनेस चेक करेगा, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर भी एक तरह से ग्रुप ऑडिटर ने बताए, और उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने में भी ग्रुप ऑडिटर इन्वॉल्व हुआ इफ नेसेसरी, ठीक। यानी ना सिर्फ ये कि ग्रुप ऑडिटर ये कहेगा कि ये प्रोसीजर परफॉर्म करो, बल्कि उस प्रोसीजर को परफॉर्म होने में साथ साथ कंपोनेंट ऑडिटर से पूछता रहेगा, परफॉर्म कर लिया, कैसे कर लिया, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। इसका मतलब अगर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट, या तो हम कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज ही नहीं करेंगे, या एंगेज करेंगे तो उसके वक्त में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, अगर नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। एग्रीड? सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो हमने रिस्क असेसमेंट में इन्वॉल्व होना है लाजमी। एग्रीड? रिस्क असेसमेंट से अगर सिग्निफिकेंट रिस्क निकले तो फिर हमने फर्दर प्रोसीजर में भी इन्वॉल्व होना है, वरना नहीं। क्लियर? इन्वॉल्वमेंट समझ आ गई? अब वो मोड्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट बता रहा है कि इन्वॉल्वमेंट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। कहते हैं इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लो। इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है आप उसके साथ मीटिंग कर लो, कंपोनेंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ। इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि आप कंपोनेंट ऑडिटर की ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान को चेक कर लो, और आप खुद से भी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये भी है, यानी वर्ड इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, या तो आप कंपोनेंट ऑडिटर को बता रहे हो ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, ये भी इन्वॉल्वमेंट है,
या उसके साथ मिलके कुछ काम वो कर रहा हो, कुछ काम आप कर रहे हो, ये भी इन्वॉल्वमेंट है। आप कहें यार इनकम स्टेटमेंट की रिस्क असेसमेंट तुम कर लो, बैलेंस शीट की हम कर लेते हैं, ये भी इन्वॉल्वमेंट इन वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर है। तो ये इन फॉर्म ऑफ इन्वॉल्वमेंट बता रहा है हमें। उसके डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं, उसके साथ मिलकर प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसकी ऑडिट स्ट्रेटजी वगैरह, ऑडिट प्लान को हम रिव्यू कर सकते हैं। क्लियर? कुछ बात समझ आई? तो अभी तक हमने क्या सीखा है? कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज किया तो पहले उसको अंडरस्टैंड, दूसरा काम क्या करना था? हाँ, ये बेसिकली है इवैल्यूएट द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट से हमारी तसल्ली हो जाती है कि उसने ठीक ठीक काम किया है। 610 में 620 में और इसमें फर्क पता क्या है? 610 और 620 में नॉर्मली वो काम कर लेते हैं, उसके बाद हम रिव्यू कर रहे होते हैं। यहां पे हम उसके साथ साथ काम में इन्वॉल्व होना, ये फर्क है। तसल्ली हम हर जगह पे हम कर रहे होते हैं, 610 में 620 में 600 में, कि जो काम किया दूसरे लोग ने वो ठीक किया कि नहीं। क्लियर यहां तक? हाँ, वो पहले इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं अगर वो, हाँ, लेकिन वो उस सूरत में अगर हमने पहले से डिसाइडेड हो कि हमने इनको एंगेज करना है। जैसे उसमें 610 में 2 ऑप्शन देता था ना, डायरेक्ट असिस्टेंस वाली और यूजिंग द वर्क वाली। तो मैं यूजिंग द वर्क के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। अगर डायरेक्ट असिस्टेंस वाली ऑप्शन की बात करें ना 610 में, तो वो थोड़ा थोड़ा फिर इससे अप्रोच मिलती है कि आप साथ साथ देख रहे होते हैं, उसके काम को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर? यहां तक समझ आए? चलिए अब ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। क्या? कम्युनिकेशन विद कंपोनेंट ऑडिटर। लेकिन यहां पे चलने से पहले मुझे ये बताइए, कल भी तो हमने कोई कम्युनिकेशन पढ़ी थी, वो कौन सी कम्युनिकेशन थी? ग्रुप ऑडिटर और ग्रुप मैनेजमेंट के दरमियान में थी। तो क्या चीजें थी? ग्रुप ऑडिटर ने, एक मिनट ठहर, 3 चीजें बतानी है, 3 चीजें। ये मेरे भाई आप बताइए, ग्रुप ऑडिटर ने कौन सी 3 चीजें ग्रुप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी होती है? लेकिन खबरदार इसमें ग्रुप जो 2 चाबी को कम्युनिकेट करनी होती है ना, वो चीजें ना है। बताइए। नहीं बढ़ गया है मेरे भाई जी। आप फ्रॉड, कौन सा फ्रॉड जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है? वो अच्छा, वो ठीक है, क्योंकि जो मैनेजमेंट वाला हो तो 2 चाबी गवर्नेंस को जाएगा। एक, शाबाश। और क्या कम्युनिकेट करना? वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, कौन सी वीकनेसेस जो कंपोनेंट ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की है या ग्रुप ऑडिटर ने? कौन सी वीकनेस है? ग्रुप ऑडिटर ने। गलत। दोनों बता देंगे, दोनों में क्या मसला है? दोनों बता देंगे। चलें एक और बता दें, कल भी मार्जिन ऑफ एरर दिया था। नहीं इनसे पूछना जी। इन्वॉल्वमेंट विद कंपोनेंट ऑडिटर, ये हमने 2 चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना था कि मैनेजमेंट को? ये 2 चाबी गवर्नेंस करना, कोई नहीं। तो वो कम्युनिकेशन थी। अच्छा, मुझे एक और कंसेप्ट याद आ गया, 600 में एक जगह पे लिखा हुआ है, कहता है कि अगर ग्रुप ऑडिटर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा रिस्क पता चल गया जो कंपोनेंट पे रिस्क है, ठीक है, किसी वजह से ग्रुप ऑडिटर को किसी ऐसे रिस्क के बारे में, ऐसे इश्यू के बारे में, ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर के बारे में पता चल गया जो कंपोनेंट को इफेक्ट कर रहा है, बताइए ग्रुप ऑडिटर डायरेक्ट कंपोनेंट को बता सकता है या कि ग्रुप मैनेजमेंट को बताएगा और उनसे कहेगा कि कंपोनेंट को बताओ? डायरेक्ट नहीं बता सकता, उसे ग्रुप मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। और ग्रुप मैनेजमेंट, क्योंकि हम कंपोनेंट के ऑडिटर नहीं हैं, हम कंपोनेंट का ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रुप, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंपोनेंट ऑडिटर बता सकता है, कंपोनेंट ऑडिटर बता सकता है, हम नहीं बता। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या
ग्रुप मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज कर दे कि हमने ये मसला, ठीक है क्लाइंट उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ऊंच नीच हो, लेकिन ग्रुप मैनेजमेंट कहे हमने नहीं बताना कंपोनेंट को, तो हमें क्या करना चाहिए? 2 चाबी गवर्नेंस को बताएंगे। और स्टैंडर्ड कहता है पहले वैल्यूएट कर लें, मे बी मैनेजमेंट जो रिफ्यूज कर रही है इसकी कोई वैलिड रीज़न हो, समटाइम कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। जैसे उसकी एक एग्जांपल उसने 3-4 दी है, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो पास्ट पेपर में भी उसने रिस्क असेसमेंट में टेस्ट की। फर्ज कीजिए अगर होल्डिंग कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि हमने इस सब्सिडरी का जो ये वाला यूनिट है ना इसको डिसकंटिन्यू कर देना, सब्सिडरी को नहीं पता, हालांकि अगर पता हो तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट चेंज हो जाए। आपको पता है ना रिस्क 315 में पढ़ा था, IFRS 5 एसेट्स हेल्ड फॉर सेल और प्रोविजन रिडंडेंसी की रिकॉर्ड। लेकिन इस स्ट्रेटजी को, इस प्लान को ग्रुप मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, किसी वजह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो क्या हमें उनको बता देना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक तो मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन को सामने रखना है और दूसरा फिर लीगल या प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस को भी सामने रखना है, क्योंकि हो सकता है ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर वाला केस बन जाए और ग्रुप मैनेजमेंट हमारे खिलाफ केस फाइल कर दे कि हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपने कंपोनेंट को क्यों शेयर किया उसके साथ। नहीं, ग्रुप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया हुआ है। नहीं, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। इसके अलावा सब्सिक्वेंट इवेंट की एग्जांपल है, इसके अलावा लीगल केसेस की भी, लिटिगेशन की भी एग्जांपल देता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये बात कही आपसे, ठीक है, मकसद कंसेप्ट समझाना था सिर्फ। जी नहीं, वो डिपेंड करता है आगे, वो इस केस को मैं आगे मजीद डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ एग्जांपल बताना मकसद था। आगे चलते, अच्छा तो ये कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं। ग्रुप ऑडिटर से कंपोनेंट ऑडिटर को, अच्छा आप अपनी जजमेंट की बेस पे बताइए, ऐसे 600 इतना बड़ा, एक कम्युनिकेशन होगी ग्रुप ऑडिटर से कंपोनेंट ऑडिटर को, एक होगी कंपोनेंट ऑडिटर से ग्रुप को। पहले कौन सी होगी? ग्रुप से कंपोनेंट। आपके ख्याल में ग्रुप ऑडिटर क्या क्या चीजें बताएगा कंपोनेंट ऑडिटर को? वर्क टू बी परफॉर्म, शाबाश। मटीरियलिटी, शाबाश। सिग्निफिकेंट रिस्क, जो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज वगैरह की बात आई थी, रिलेटेड पार्टीज वगैरह, और रिक्वायरमेंट्स है लॉ, एथिकल रिक्वायरमेंट खास तौर पे उनके बारे में बताएगा। कंपोनेंट ऑडिटर क्या बताएगा ग्रुप ऑडिटर को? सबसे पहले तो वो कंफर्म करेगा हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूं, ऑस्ट्रेलिया के कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक है, पाकिस्तान के? पाकिस्तान, शाबाश। और फ्रॉड वगैरह को आइडेंटिफाई हुआ है वो, शाबाश। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई की है, और रिस्क जो आइडेंटिफाई किए हैं वो बताएगा, रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म बताएगा, लिस्ट भेजेगा। डॉक्यूमेंट्स भी हम उसे मंगवा सकते हैं अगर कोई लॉ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली वो रिक्वायर्ड नहीं, अपने पास ही रखता है, उनकी रिपोर्ट बना के भेज देता है। हमें अगर शक शुबा हो तो हम उसकी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स हम सारी नहीं मंगवाते, हम कहते हैं भाई तुम अपना आउटकम दे दो, और आउटकम में ये चीजें। और लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, ये भी तो कंपोनेंट ऑडिटर में बना के भेजेगा ना। अच्छा, क्लियरली ट्रिवियल लेवल हम कंपोनेंट ऑडिटर को बताते हैं कि नहीं? क्लियरली ट्रिवियल याद है ना, बताना, ताकि उससे छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट को उधर ही दफन कर दे, वो हमें भेजे ही ना वो। चलिए अब देखते हैं स्टैंडर्ड क्या कहता है। तकरीबन यही बात है। कम्युनिकेशन ग्रुप ऑडिटर से कंपोनेंट ऑडिटर को, ये सबसे अहम है, ये ना हो एग्जाम में अपोजिट पूछ रहा हो और आप ये छाप दें। ग्रुप ऑडिटर से कंपोनेंट ऑडिटर क्या कम्युनिकेशन होगी? एथिकल रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई कर दिए हुए, पढ़ा था ना हमने। कंपोनेंट मटेरियलिटी एंड क्लियरली ट्रिवियल लेवल, आपको पता है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है तो उसका कंपोनेंट मटेरियलिटी कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, और वो हाँ ग्रुप ऑडिटर करता है। वर्क टू बी परफॉर्म्ड, अच्छा जितने भी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं
सब पे एक ही तरह का वर्क परफॉर्म नहीं होता। मेरा तो ख्याल है सब पे ऑडिट ही होता है। बताइए ट्रू और फॉल्स? क्यों? सिग्निफिकेंट की बात कर रहा हूं। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, मेरा ये कंसेप्ट है कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स पे सिर्फ ऑडिट ही होता है। शाबाश, 4 कंडीशन। क्योंकि सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल की बेस पे भी हो सकती है, रिस्क की बेस पे भी। अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल की बेसिस पे तो सिर्फ ऑडिट ही होगा, लेकिन अगर सिग्निफिकेंस रिस्क की बेस पे है तो 3 ऑप्शंस हैं। ऑडिट पूरे का, ऑडिट इंडिविजुअल एरिया का, रिव्यू वाली चौथी ऑप्शन कहां आती है भला? जब वो सिलेक्शन करता है नॉन सिग्निफिकेंट की। शाबाश। लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज, क्योंकि सारे ग्रुप का स्ट्रक्चर हमें पता है, कंपोनेंट को तो नहीं पता। कम्युनिकेशन विद ग्रुप ऑडिटर, इसमें वो बता रहा है कि किस तरह की कम्युनिकेशन करनी है ग्रुप ऑडिटर के साथ। मतलब हम कंपोनेंट ऑडिटर को ये बता रहे हैं कि आपने हमें जैसे रिपोर्ट डेडलाइन क्या है और आपने कब तक हमें अपनी वाली कम्युनिकेशन हमारी आपकी किस किस पॉइंट पे होगी। ये नॉर्मल ऑडिट में भी होता है ना, हम एग्री करते हैं क्लाइंट के साथ कि हमारी और आपकी मीटिंग जो है वो कब कब होगी और आपस की हमारी कम्युनिकेशन कौन कौन सी होगी। तो ये उसी तरह हम ग्रुप ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर जो कम्युनिकेशन की डेडलाइंस वगैरह हैं, जो पॉइंट ऑफ टाइम है, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कंपोनेंट ऑडिटर से ग्रुप ऑडिटर को क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी? कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस विद इंस्ट्रक्शन, जो भी उसने इंस्ट्रक्शन भेजी है। इंस्ट्रक्शन से मुराद यहां पे पता क्या है? ये वर्क टू बी परफॉर्म के क्या क्या काम करना है। लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाइड बाय कंपोनेंट ऑडिटर, जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल, नॉन कंप्लायंस विद लॉज, फ्रॉड वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी कोई भी कंप्लायंस बता देगा हमें कि मैंने कर दिया, आपके काम कर दिया, और जो भी सिग्निफिकेंट मैटर होगा हमें वो बता देगा। हमने फिर डिसाइड करना है कि मैनेजमेंट को या 2 स्टार की गवर्नेंस को इनमें से कौन कौन से मसले मसाइल बताने आगे। क्लियर? इसके बाद लास्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कि अगर कोई इफ ए कंपोनेंट इज सब्जेक्ट टू ऑडिट रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसका ऑलरेडी ऑडिट रिक्वायर्ड है, ठीक, क्या हम उस ऑडिटर का एविडेंस यूज कर सकते हैं? स्टैंडर्ड इसकी इजाजत देता है, कर सकते। हालांकि वो अपने लोकल लॉ के मुताबिक कंपोनेंट ऑडिटर ऑडिट कर रहा होगा, लेकिन हम उसका ऑडिट यूज उसके काम को ऑडिट यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमने कुछ चीजें देखनी है। क्या? कंपोनेंट ऑडिटर को वैल्यूएट करना है, वो ठीक है, उसको वैल्यूएट कर लिया। फिर मटीरियलिटी कंसीडरेशन, मटीरियलिटी अप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्योंकि मटीरियलिटी ड्राइविंग फोर्स होती है। अगर मटीरियलिटी ठीक है ना, तो इसका मतलब है जो उसने प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे वो भी ठीक होंगे, अप्रोप्रिएट होंगे। और फिर कहीं कहीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, फ्रेमवर्क में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में, रिपोर्टिंग टाइम टेबल में फर्क तो नहीं। अगर पता चले वो ऑडिट तो करना है उसने, लेकिन उसने रिपोर्ट की डेडलाइन एग्री की है हमारी ग्रुप की रिपोर्ट के 1 महीने बाद, तो हम उसको यूज कर सकते हैं एज एविडेंस उसके काम को? नहीं, वो तो लेट हो गया। हमें फिर इसका मतलब है साइमल्टेनियसली उसके दूसरा ऑडिट चलाना पड़ेगा, कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमें पता चले फ्रेमवर्क में फर्क है, जैसे कल एग्जांपल दी थी, तो फिर हम उसके एविडेंस को यूज नहीं कर सकते। फ्रेमवर्क भी सिमिलर होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी भी सिमिलर होनी चाहिए। ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बड़ा मसला आता है कि अगर कंपोनेंट आपका दूसरी कंट्री में है, और जो कि ICAP के हर क्वेश्चन में वो कंपोनेंट किसी ना किसी दूसरी कंट्री में करवाता है, तो हमें देखना है उसके अकाउंटिंग पॉलिसीज में, फ्रेमवर्क में कोई डिफरेंस है कि नहीं। ये क्लियर? ये था हमारा स्टैंडर्ड ISA 600। लेंथी स्टैंडर्ड है थोड़ा सा, कुछ कंसेप्ट भी थोड़े से टेक्निकल हैं, लेकिन पिछले 3 अटेम्प्ट से मैंने आपको बताया
कि मुसलसल क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, और स्टूडेंट इसको मुश्किल समझ के थोड़ा हाथ खुला रख देते हैं, सिलेक्टिव स्टडी की बेस पे छोड़ देते हैं, आपने नहीं ये काम करना। वैसे लग यही रहा है 3 दफ़ा पूछ लिया उसने, तो शायद अब ना पूछे, लेकिन बहरहाल पता कुछ नहीं है, हाँ मैं भी पूछ ले, तो आपने तैयार अच्छे तरीके से करना है इसको। अच्छा, इसके साथ ही एक और रिलेटेड कंसेप्ट है, वो भी 600 के साथ ही आज ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो है जॉइंट ऑडिट। फ़र्क क्या है दोनों में? देखिए कंसेप्चुअली फ़र्क ये है, ऑडिटर इस साइड पे है क्लाइंट, ये हेड ऑफिस, सॉरी ये होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3, यानी वन ऑडिटर मैनी कंपनीज। ये कौन सा केस है भला? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कौन सा केस है? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मैनी कंपनीज हो, क्लाइंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कंपनीज, और अगर सिचुएशन अपोजिट हो जाए, क्या? ऑडिटर 1 प्लस ऑडिटर 2, बस 2 तक रखते हैं, और इधर एक कंपनी है लेकिन वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे PTCL, जैसे SNGPL फॉर एग्जाम्पल, बड़ी कंपनीज में उसका शुमार होता है। ये कौन सा कंसेप्ट है? क्या ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट है? ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट नहीं है। ये कौन सा कंसेप्ट है? जॉइंट ऑडिट का। जॉइंट ऑडिट का कंसेप्ट क्या है? जब 2 डिफरेंट ऑडिट फर्म्स मिल के एक कंपनी का ऑडिट करें। वैसे वो ग्रुप भी हो सकता है केस, लेकिन चूंकि कंसेप्ट मैंने दूसरा समझाना है तो मैं सिंपल रख रहा हूं, एक क्लाइंट का ऑडिट करें। वो यही चीज़ पढ़ानी है कि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, लेकिन पहले उसकी जस्टिफिकेशन आपको बता रहा हूं। ये जो जॉइंट ऑडिट का कंसेप्ट ना आजकल आईकैप का तो फेवरेट है, लेकिन आईकैप का फेवरेट क्यों है भला? क्योंकि प्रैक्टिस में भी जॉइंट ऑडिटर जो है ना ये प्रमोट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ ऑडिट। इसकी एक रीज़न तो है मर्जर एक्विजिशंस वगैरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी अहम रीज़न है ये तोड़ है बिग 4 का। बिग 4 का अगर बड़ी कंपनी है ना, आपको पता है उसके लिए एक्सपीरियंस रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, इसका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा टीम चाहिए। तो नॉर्मली जो बड़ी फर्म्स होती हैं ना उनमें तो ट्रेनी स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ट्रेनी स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। एक सेमिनार हो रहा था आईकैप का, उसमें बता रहे थे कि रिजल्ट के 6 महीने के अंदर अंदर, अब शायद मुझे फिगर्स कंफर्म नहीं, लेकिन रफली कोई आसपास इतने थे, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे, कोई 70% के करीब स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 फर्म्स में चले जाते हैं। हालांकि हम ये मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ था। जाहिर है मैंने तो स्टैटिस्टिक्स कंपेयर तो उन्होंने शेयर किए थे, रिलायबल ही होंगे, लेकिन मैं एक दफ़ा ये सोचा, मैंने कहा हमारा तो स्टूडेंट वो कलपता रहता है कि मैं बिग 4 में जाना, और उससे कहते हैं आर्टिकल्स नहीं मिलते। तो फिर मुझे समझ आई ये वो स्टूडेंट हमारे पास आता है जिसको आर्टिकल्स नहीं मिलते, वो 30%, जिस 70% को आर्टिकल्स मिल जाते हैं ना वो हमारे पास नहीं आता। तो बेसिकली बड़ी फर्म्स हैं ना, इनकी नीड्स भी ज़्यादा होती हैं। अगर बड़ा क्लाइंट है, ये जॉइंट ऑडिट का कंसेप्ट ना हो, छोटी फर्म कभी भी बड़ा ऑडिट नहीं कर सकती, उसको रिसोर्सेज नहीं है। जॉइंट ऑडिट एक अपॉर्चुनिटी देता है बिग 4 को बाईपास करने की, ब्रेक करने की, इनकी मोनोपोली को तोड़ने की, कि इसमें 2 छोटी फर्म्स मिलके अपने रिसोर्सेज को शेयर करके या मिलके बड़े क्लाइंट का ऑडिट कर सकती है। यह है जॉइंट ऑडिट का कंसेप्ट। अब हमने ये स्टडी करना है, अगर हम जॉइंट ऑडिट करते हैं तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और दूसरे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। ये ले शाबाश, हौसला अफजाई के लिए। इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है
ये है, ये किसी स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, ये ICAP ने एक गाइड प्रोवाइड की है। और अगर गाइड पढ़े बहुत आसान है, स्टैंडर्ड को मैंने पढ़ा और गाइड को पढ़ा, मुझे ऐसे लगा जैसे क्या आसान ज़बान में उसने लिखा हुआ है। मतलब पाकिस्तानी ज़ाहिर है जब वो लिखते तो वो भी इंग्लिश में ही है, लेकिन उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है, सादा सी, छोटी छोटी, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आप गाइड पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, उसकी समरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, यानी आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे जॉइंट ऑडिटर 2 की एग्जांपल लेके चलूंगा, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 की एग्जांपल लेके चलूंगा कि 2 लोग हैं, ABC DEF दोनों। पहला कंसेप्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ए जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वर्क। क्या मतलब? मैं भी ऑडिटर, ये भाई भी ऑडिटर हैं, हमारा आपस में डिवीजन ऑफ वर्क ये हुई, इन्होंने कहा मैं इनकम स्टेटमेंट करूंगा, ये बैलेंस शीट के एरियाज को वेरीफाई करेंगे, लेकिन रिपोर्ट कितनी बनेगी? एक, उसमें ओपिनियन एक, उसके नीचे साइन कौन करेगा? मैं भी ये भी। इनकम स्टेटमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दोनों। बैलेंस शीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यही बता रहा है। ए जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वर्क। कल कला को बैलेंस शीट में कोई मसला हुआ ना, तो ये तो पकड़े जाएंगे, मैं भी पकड़ा जाऊंगा। जो केस फाइल करेंगे शेयर होल्डर दोनों के खिलाफ करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे वो कंसेप्ट होता है ना पार्टनरशिप का, के फ्रॉड थर्ड पार्टी के साथ जो मर्जी करे, सारे के सारे पार्टनर्स क्या वो वर्ड यूज करते हैं? सेवरली एंड जॉइंटली लायबल होते हैं। उसी तरह ये भी यहां पे, ये समझ लीजिए पार्टनरशिप है, इनके काम कोई भी गलत करेगा पकड़े दोनों। इसीलिए हर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर की है। तो इससे मेरे जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है, फिर दोनों को काम भी सारा करना चाहिए। मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि अगर मैं बैलेंस शीट के लिए भी जिम्मेदार हूं, तो मुझे इनकम स्टेटमेंट वेरीफाई करने के साथ साथ बैलेंस शीट को भी वेरीफाई करना चाहिए, और इनको इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस शीट भी वेरीफाई करना चाहिए। मेरे जहन में ये कंसेप्ट गलत है, अभी बता दूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, पूरा करने के लिए मेरे जहन में हल ये आया। असल में हल जो दूसरा दिया हुआ मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले बताए ये कंसेप्ट समझ आ गया, आगे चलते हैं। कंप्लायंस विद एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। मैं अच्छी फर्म, ये फारग फर्म, मैं इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहा हूं, ICAP की जो गाइडलाइंस, ये क्वालिटी कंट्रोल को पूरा नहीं कर रहे, क्लाइंट ने हम दोनों को अपॉइंट कर दिया, मुझे कोई इतराज होना चाहिए कि नहीं? यस, होना चाहिए। कह रहे कि मैंने इनकी इंडिपेंडेंस को, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को, इस फर्म को चेक करना है, और अगर मुझे लगे ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्वालिटी वर्क नहीं कर रहे, तो क्या करूं? क्या करूं? मैंने कंफर्म करना है कि ये जॉइंट ऑडिटर एथिक्स को और क्वालिटी कंट्रोल को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कंप्लाई कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करें, आगे चले। कंप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर सिग्निफिकेंट वर्क मैंने करना है सारा, यानी इनकम स्टेटमेंट का काम भी मैं करूंगा और बैलेंस शीट के बड़े बड़े एरियाज का काम भी मैं करूंगा, काम ही मैं करूंगा। वो कह रहे हैं काम वो करे, फोटोकॉपी ले ले, नहीं 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 नहीं, काम ही मैं, भाई उनके काम को वो फोटोकॉपी उनका ओरिजिनल ही किसी काम का नहीं है, तो फोटोकॉपी किस काम की होगी? ठीक है, वो ओरिजिनल भी नहीं, फोटोकॉपी कुछ भी नहीं लेना, सारा काम मैंने करना है। और अगर नहीं कर सकते तो रिफ्यूज कर दें एंगेजमेंट, ना कर दें। ये बात समझ आए? मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, सुनते होते थे ना? तो अगर ये अच्छी कंपनी नहीं है, अच्छी फर्म नहीं है, या तो सारा काम हमने करना, नहीं करना तो रिफ्यूज करते हैं। हम कहें नहीं भाई हमने नहीं करना। अच्छा मुझे ये बताइए, ये कैसे कंफर्म करेगा? ये पूछने लगे था ना, ये कैसे कंफर्म करेगा कि जॉइंट ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं? ये डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान की फर्म है तो हमें पता चल जाएगा ICAP के QCR से, ठीक है। प्लस मैं उससे कंफर्म भी करूंगा, स्टैंडर्ड कहता है लेटर लिखो, जैसे
इनकमिंग ऑडिटर आउटगोइंग ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लिखता है ना, एग्जैक्टली वही चीज है कि एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे जॉइंट ऑडिटर को लेटर लिखेगा और दूसरा जॉइंट ऑडिटर कंफर्म करेगा हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूं, हाँ क्वालिटी कंट्रोल, ये देखें सर हमारा ये क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर होते हैं, जो भी वो कहानी लिखेगा ये सफिशिएंट एविडेंस काफ़ी है, हमने उनका QCR नहीं करना, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं करना, सिर्फ कंफर्म कर लेना काफ़ी है। क्लियर? जॉइंट ऑडिटर इंगेजमेंट, ये सॉरी एग्रीमेंट है, ये क्या है? एग्रीमेंट। अच्छा, जॉइंट ऑडिटर एग्रीमेंट है, इंगेजमेंट लेटर नहीं है। कह रहे दोनों क्लाइंट दोनों को बाइंड कर दिया, हम दोनों का आपस में भी एग्रीमेंट, कुछ चीजें एग्री होगी। क्या चीजें एग्री होंगी? डिवीजन ऑफ वर्क, मैंने कौन सा काम करना है, इसने कौन सा काम करना, और डिवीजन ऑफ वर्क में हमने चेक कर लेना है कोई ओमिशन तो नहीं, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं। बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? कोई काम छूट तो नहीं गया, कोई एरिया, कोई दोनों ने तो नहीं कर लिया। हमारा एक जॉइंट ऑडिट था, PTCL एक जमाने में होता था, फर्गूसन और KPMG का। जो मसले वाला एरिया होता था ना, उनके कुछ एरियाज होते थे, तो पता चलता था हमने नहीं किया, पता चलता था KPMG वालों ने भी नहीं किया, वो एंड में जाके फिर रातें लगती थी। और बाद का तो कुछ एरियाज ऐसे थे दोनों का। अच्छा, स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है मिशन तो कोई नहीं होनी चाहिए, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, उनमें अगर इन भाई ने काम किया है ना और मेरा दिल कर रहा है क्रिटिकल एरिया है मैं भी कर लूं, तो मैं भी कर सकता हूं। क्रिटिकल एरियाज पे दोनों टीम्स काम करना चाहिए, कर सकते, यानी डुप्लीकेशन की फिर भी स्टैंडर्ड इजाजत देता है, ओमिशन की नहीं देता। कहते कोई एरिया मिट नहीं होना चाहिए। मैकेनिज्म फॉर रिव्यू, कहता है आपस में मैकेनिज्म डिसाइड कर ले रिव्यू का। क्या कहना चाह रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आए, मैं सारे वर्क का रिस्पॉन्सिबल हूं, मैंने इनकम स्टेटमेंट को चेक कर लिया, उसमें तो मेरी तसल्ली हो गई। बैलेंस शीट काम इस भाई ने किया जॉइंट ऑडिटर ने, लेकिन रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूं। हाँ, रिव्यू करूंगा मैं वो काम दोबारा नहीं करूंगा, इसके काम का रिव्यू करूंगा। तो हम मैकेनिज्म डिसाइड कर लें, यार रिव्यू कब होगा, हर महीने होगा या एंड में रिपोर्ट देने से पहले होगा, या रिपोर्ट देने के बाद रिव्यू करवा लेना, ये चलेगा? गाइडलाइन कहती है नहीं नहीं, रिपोर्ट से पहले पहले रिव्यू करना है। तो मैकेनिज्म फॉर रिव्यू कि आप आपस में डिसाइड कर लेंगे हम। ठीक कह रहे हैं मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, हम दोनों का डिस्प्यूट भी आ सकता है। कोई डिस्प्यूट दो तरह के आ सकते हैं, एक कम सवेर है, उसको स्टैंडर्ड ने कम डिस्कस किया है, एक ज्यादा सवेर है। कम सवेर क्या है? मैंने इनके वर्किंग पेपर का रिव्यू किया, मैंने कहा ओ भाईजान कंफर्मेशन लेटर 10 को भेजना था, आपने 6 को भेज दिया, 4 को और भेजे, काम ज्यादा करें, काम आपका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, काम ज्यादा करें। एक डिस्प्यूट ये आ सकता है हमारा। इसमें क्या कहता है गाइडलाइन? आप उनसे कहें एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करें, अगर ये कर ले तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करता तो खुद करें, शाबाश। एक ये डिस्प्यूट। एक दूसरा डिस्प्यूट क्या है? मेरे ख्याल में मिस स्टेटमेंट है, इन भाई के ख्याल में मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये भी डिस्प्यूट है। इसमें क्या करना है ये आगे चल के बताऊंगा। यहां पे हमने मैकेनिज्म डिसाइड कर लेना है कि भाईजान अगर कभी हमारा डिस्प्यूट राइज हुआ ना, तो हम एक मेरी फर्म का रेफरी होगा, कोई दूसरा पार्टनर होगा, एक आपकी फर्म का होगा, हम अपना नुक्ता नजर उनको पेश करेंगे, वो एक तरह से क्या कहते हैं उसे लॉ की लैंग्वेज में आर्बिट्रेटर होंगे, वो आपस में बैठ के फैसला कर लेंगे। यह है मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्लियर हो गया? तो हमने आपस में ये चीजें तय कर लेनी है, प्लानिंग स्टेज पे ये चीजें तय हो रही हैं। ठीक है, आगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर। इंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे, दोनों जॉइंट ऑडिटर लहदा करेंगे कि एक? प्रेफरेबली सिंगल इंगेजमेंट लेटर होगा। प्रेफरेबली इसका मतलब क्या भला? प्रेफरेबली दो भी हो सकते हैं, प्रेफरेबली एक होना चाहिए। ऑडिट प्लान एंड प्रोसीजर, दोनों ऑडिटर मिलके, जॉइंट ऑडिटर्स दोनों मिलके ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और रिस्क असेसमेंट करेंगे।
अच्छा, मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान में 2 हरफी फर्क क्या है? 2 हरफी। स्टैंडर्ड क्या कहता है? प्लान एरिया वाइज है, ज्यादा डिटेल्ड है। स्ट्रेटजी ब्रॉड लेवल पे, इश्यूज आइडेंटिफिकेशन का नाम, और ब्रॉडली हम अपना फोकस किन एरियाज पे करेंगे। एग्जाम में अगर आपसे कहे ना ऑडिट प्लान बताओ, तो उसका मतलब है वो हमसे पूछ रहा है प्रोसीजर भी बताओ। लेकिन अगर कहे ऑडिट स्ट्रेटजी बताओ, तो ऑडिट स्ट्रेटजी में याद रखे एग्जाम में रिक्वायरमेंट आ जाए ना ऑडिट स्ट्रेटजी बताओ, तो इसका मतलब आपने प्रोसीजर नहीं बताने, आपने सिर्फ वो उस केस में जो बड़े बड़े इश्यूज नजर आ रहे हैं ना वो बताने हैं। जैसे एक तरह से रिस्क असेसमेंट कर लें, रिस्क असेसमेंट कर लें, ठीक है जी। ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान में फर्क है, ये पता है ना आपको, कैफ लेवल पे पढ़ा था। ऑडिट स्ट्रेटजी ब्रॉड है, ऑडिट प्लान इंडिविजुअल एरियाज। अच्छा, ऑडिट स्ट्रेटजी रिस्क असेसमेंट हमने इकट्ठे करनी है और फिर एग्री करें एलोकेशन ऑफ वर्क, जो काम करना है किस एरिया पे किसने काम करना है वो एलोकेट कर लें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मैं और ये दोनों बैठेंगे ना, इनकम स्टेटमेंट की भी रिस्क असेसमेंट मैंने करनी है, बैलेंस शीट की भी, ये भाई की चेयर भी साथ होगी। इनकम स्टेटमेंट में भी दोनों मिलकर रिस्क असेसमेंट करेंगे, बैलेंस शीट में भी दोनों रिस्क मिलकर रिस्क असेसमेंट करेंगे। इंटरनल ऑडिटर को यूज करना है कि नहीं करना, मिलकर रिस्क असेसमेंट, मिलकर ये डिसीजन करेंगे। मटेरियलिटी लेवल क्या होगा, मिलकर डिसीजन करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना है कि नहीं, मिलकर डिसीजन करेंगे। ये डिसीजन हम मिलकर कर रहे हैं। इसके बाद मैंने किन किन एरियाज को वेरीफाई करना है, इन्होंने किन किन एरियाज को वेरीफाई करना है, ये भी मिलके करेंगे। लेकिन फिर उन एरिया एलोकेशन के बाद उन एरियाज के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो मेरा, सेल्स के ऊपर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो मैंने इनसे मिलकर नहीं डिसाइड करना, वो मैंने खुद डिसाइड, यानी बड़े डिसीजन दोनों मिलकर कर रहे हैं। स्ट्रेटजी रिस्क असेसमेंट एलोकेशन एरियाज की, उस एरिया पे प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया, मेरा अपना डिसीजन दिया। हाँ, ये बाद में रिव्यू करेंगे और अगर इन्हें लगता है कि मैंने काम ठीक नहीं किया तो खुद मुझे रिकमेंड करेंगे कि एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर लो, और अगर मैं नहीं करता एडिशनल तो फिर ये खुद कर लेंगे। पहले से ये डिसाइड नहीं होगा। ये बात समझ आ रही? आगे चलते हैं। रिव्यू कब होना चाहिए? ऑन और बिफोर रिपोर्ट, रिपोर्ट से पहले, कॉमन सेंस की बात है। वर्क सफिशिएंट नहीं है, क्या करें, रिक्वेस्ट करें जॉइंट ऑडिटर को, काम कर लो, कर ले तो अच्छी बात, ना करे तो खुद कर लो योरसेल्फ। कम्युनिकेशन, क्लाइंट को जितनी भी कम्युनिकेशन करनी है वो जॉइंट होनी चाहिए, अलग-अलग नहीं। इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट लेटर कितने होंगे, 2 चाहे भी गवर्नेंस के साथ कोई मीटिंग वगैरह करनी है इकट्ठे हो, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे, अलग-अलग नहीं करने। आगे चल के कहता है रिप्रेजेंटेशन लेटर की शायद बात करेगा। रिप्रेजेंटेशन लेटर भी आपने प्रेफरेबली एक, जैसे एंगेजमेंट लेटर प्रेफरेबली सिंगल होना चाहिए, एंगेजमेंट लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर भी प्रेफरेबली सिंगल होना चाहिए। तो दोनों मौजूद हों, जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह करनी है वो भी ज्वाइंट होनी चाहिए। क्लियर? आगे ऑडिट रिपोर्ट एंड रेजोल्यूशन। अच्छा, ये वो कंसेप्ट जो सबसे अहम है और अभी तक आईकैप ने सबसे ज्यादा पूछा है, लेकिन आपको पता कोई भी पूछ सकता है पलटे मार के, तो इसलिए हमने बाकी के कंसेप्ट्स भी डिस्कस कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट वो हमने बता दिया, सिंगल ऑडिट रिपोर्ट होगी, दोनों के साइन होंगे, ठीक है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, मेरे ख्याल में अनमोडिफाइड ओपिनियन होना चाहिए, इनके ख्याल में क्वालिफाइड ओपिनियन होना चाहिए, तो क्या करें, डिस्कस करें विद जॉइंट एंगेजमेंट पार्टनर, एक दूसरे के साथ हम मिलकर बैठ के हम डिस्कस कर लें, या मैं इनको समझा दूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू या ये मुझे समझा दे, समझ आ जाए ठीक, ना समझ आए क्या करें, रेफरी के पास है। इफ अनरिजॉल्व्ड रेफर टू नॉमिनेटेड पार्टनर्स, जो हमने यहां पे नॉमिनेट किया था ना, ये मैकेनिज्म, हाँ एग्रीमेंट में मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, कि अगर कभी डिस्प्यूट राइज हुआ तो हमने क्या करना है, हम मिस्टर ए, आप अपनी फर्म के मिस्टर बी, ये दोनों तो मैटर रेफर कर दें।
अब ये हमारे बजाय दोनों नॉमिनेटेड जो पार्टनर्स होंगे वो इसको रिजॉल्व करें, फिर भी रिजॉल्व ना हो, फिर क्या करना है? अपनी रिपोर्ट, इशू सेपरेट रिपोर्ट, यानी दो रिपोर्ट्स होंगी, एक फर्म ए की मेरी लैदा, इनकी लैदा, और हर जॉइंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ देगा जिसमें क्या लिखेगा कि दूसरा जॉइंट ऑडिटर भी है। जैसे वो था ना हमारा अदर मैटर पैराग्राफ, किस केस में देते थे? पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया हुआ है। हाँ, तो यहां पे हम ये कहेंगे जॉइंट ऑडिटर को रेफर करेंगे, ठीक है, और रीजन बता देंगे डिफरेंस किस वजह से था जो हमने अलग रिपोर्ट दी। क्लियर होगी? लेकिन ये दोनों रिपोर्ट मिलके ऑडिट रिपोर्ट समझी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ दोनों रिपोर्ट अटैच होंगी, फर्म ए की भी, फर्म बी की भी। ये दोनों रिपोर्ट मिलके लीगली ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। समझ रहे ना बात को? क्लियर हो गया ये? तो फिर बताइए, अहम है इसलिए दोबारा से पूछ रहा हूं, अगर जॉइंट ऑडिटर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, नॉर्मल रूल तो ये सिंगल ऑडिट रिपोर्ट जाती है और दोनों जॉइंट ऑडिटर्स ऑल वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, एंगेजमेंट पार्टनर डिस्कस करके सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व नहीं होता तो आर्बिट्रेट नॉमिनेटेड पार्टनर्स रिस्पेक्टिव फर्म के, उनके साथ डिस्कस कर, वो डिस्कस करेंगे, फिर भी रिजॉल्व नहीं होता तो सेपरेट रिपोर्ट प्लस अदर मैटर पैराग्राफ। मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन के साथ रिपोर्ट दूंगा विद अदर मैटर पैराग्राफ, ये क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ रिपोर्ट देंगे। डॉक्यूमेंटेशन कोई करनी है? जी बिल्कुल। क्या चाहिए? कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम अदर जॉइंट ऑडिटर। याद है कौन सा कंफर्मेशन लेटर था? शुरू में जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हमारा किया था। ऑडिट स्ट्रेटजी, मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट, ये डॉक्यूमेंट करेंगे जो हमने जॉइंट ऑडिटर के साथ मिलके की थी ना डिसाइड। एग्रीड एलोकेशन ऑफ वर्क, क्या क्या काम किसने किया हुआ है। वर्किंग पेपर सपोर्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट, क्या कहना चाह रहा है? अपने अपने एरियाज के नहीं, सपोर्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट, पूरे एंगेजमेंट के, दोनों के पास दोनों के वर्किंग पेपर्स होने चाहिए। रिव्यू ऑफ वर्क एंड इट्स एडिक्वेसी, किसके वर्क का रिव्यू और उसकी एडिक्वेसी, किस एडिक्वेट है कि नहीं, और अगर एडिक्वेट नहीं है, जो डिसएग्रीमेंट वगैरह है वो लिख देंगे जो भी हमारा, और उनका रिजॉल्व कैसे किया अगर हो गए। प्रेफरेबली सिंगल रिप्रेजेंटेशन लेटर हमने लेना, लेकिन वो कहता है अगर लैदा भी ले, ये प्रेफरेबली है, इसका मतलब लैदा भी हो सकता है, लेकिन अगर लैदा रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना, यहाँ पे भी यही है, अगर लैदा एंगेजमेंट लेटर, तो एक चीज आपने नोट करनी है, खास तौर पे ध्यान रखना है, किस चीज का? साइन दोनों नहीं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन? हाँ, सेम होनी चाहिए। उसने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में ये बात नहीं स्पेसिफिकली लिखी है, रिप्रेजेंटेशन लेटर में लिखी है प्रेफरेबली रिप्रेजेंटेशन लेटर सिंगल होना चाहिए, लेकिन अगर लैदा ले रहे हैं ना तो आपने ये तसल्ली कर ली है जो रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ए को दी जा रही है ना वही रिप्रेजेंटेशन बी को दी जा रही हूँ, ये चेक कर लेना। शाबाश। तो ये था हमारा जॉइंट ऑडिट का, ये क्लियर हो गया जी आपको? चलिए अब आपने करना क्या है, लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। होम अच्छा होम असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, आपने ये लाजमी देना है, जरा क्वेश्चन दीजिएगा। आपने जो क्वेश्चन करने हैं ना आज घर जाके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, 7, बस ये 3, ज्यादा नहीं दे रहा, ये 3 क्वेश्चन। और अगर ये 3 क्वेश्चंस आसानी से हो जाएं तो एक
थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट को रिवाइज करता है। अच्छा, क्वेश्चन 3 भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। नहीं वो भी वो दूसरे टीचर्स की टाइमिंग शुरू होने वाली है। 3 को मैं चलो या तो आज ये क्वेश्चन की डिस्कशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा आज या कल क्लास से पहले, नहीं तो कल क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे जी। हाँ, पहले आप खुद इन क्वेश्चन को रीड कर लें। ये पहले वाले 3 क्वेश्चन तो आसानी से हो सकते हैं। क्वेश्चन 3 में तकरीबन 50% अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं ना तो 50% आप कर लेंगे आसानी से। 50% इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, ये थी हमारी आज की असाइनमेंट और आज का लेक्चर। यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।